बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में चुनाव में प्रचंड जीत पर चर्चा हुई। साथ ही चुनाव के अनुभव के आधार पर अगले 5 साल की रणनीति पर भी चर्चा की गई। देखिए, आपको बताते चलें, ये बड़ी खबर पटना की। चुनाव में प्रचंड जीत पर दरअसल चर्चा की है बीजेपी ने। पटना के बीजेपी कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक हुई और इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि बैठक में चुनाव में प्रचंड जीत हुई है। साथ ही चुनाव के अनुभव के आधार पर अगले 5 साल की रणनीति पर चर्चा की गई है। किस तरीके से आगे काम करना है, चुनावी अनुभव को लेकर चर्चा हुई है और आगे अगले 5 साल के लिए रणनीति भी बनाई गई है। कैसे काम करना है, क्या रोड मैप रहेगा। तो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो चुकी है और इस बैठक में अगले 5 साल के लिए रणनीति तय की गई है। श्री BL संतोष जी, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय श्री विनोद तावरे जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, माननीय विधायक के साथ जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद उनसे परिचय, सभी लोगों का परिचय हुआ और पूरे चुनाव के प्रक्रिया में उनके क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे, चुनाव में क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा, भविष्य के लिए हमें क्या सीख लेना चाहिए, जो हमारा बूथ पर कार्यकर्ता था, बूथ के कार्यकर्ता के कैसे परफॉर्मेंस रहे, जो हमारे प्रभारी बाहर से आए थे उनका किस तरह का वहां पर जो है मदद रहा, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा किया गया। तो विधानसभा की कार्यवाही से तेजस्वी यादव के अनुपस्थित रहने पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा कि आकाश में, पाताल में, कोर्ट में, कचहरी में कहां है तेजस्वी यादव। नीरज के बयान पर अब राजनीतिक वार पलटवार तेज है। 18वीं विधानसभा के गठन के बाद बुधवार का दिन काफी अहम रहा। शीत सत्र के तीसरे दिन विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने सरकार के एजेंडे, उपलब्धियों और आने वाली योजनाओं का खाका सदन के पटल पर रखा। विधानसभा में सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुने गए तो नेता प्रतिपक्ष के लिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई। लेकिन इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी सदन में मौजूद नहीं रहे। सदन की कार्यवाही से तेजस्वी की अनुपस्थिति पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठाया। नीरज ने तंज कसते हुए पूछा, कहां है तेजस्वी यादव? मेडिकल इमरजेंसी है या लीगल इमरजेंसी, कुछ तो बताएं। कहां है तेजस्वी यादव? आकाश में, पाताल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कोर्ट में, कचहरी में, कहां है आखिर? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि महामहिम का अभिभाषण हो रहा है और विपक्ष के नेता लापता, गुमशुदा, ये चिंता का विषय है। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर नीरज कुमार की ओर से उठाए गए सवाल पर सियासत तेज है। आरजेडी की ओर से एजाज अहमद ने पलटवार किया है और कहा, नीरज कुमार का एकमात्र राजनीतिक आधार और सोच तेजस्वी यादव है। जिस तरह की राजनीति नीरज कुमार जी आप करते हैं, ऐसा लगता है कि आपका एकमात्र राजनीति का आधार और सोच तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी जी से आगे निकलिए, बिहार का विकास कब होगा? बिहार में कुछ दिनों पहले ही चुनाव हुए हैं। नई विधानसभा का गठन हुआ है और पहले सत्र के तीसरे ही दिन, वो भी जबकि राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से अनुपस्थित रहे, जिस पर सत्ता पक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों तक का है और ये 5 दिसंबर तक ही चलने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चयन तय हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर होंगे। केवल नरेंद्र नारायण यादव का ही नामांकन इस पद के लिए हुआ है। 3 दिसंबर को नामांकन का वक्त 12 बजे तक था और केवल उनका ही नामांकन हुआ था। इसे देखते हुए उनका बिहार विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनना तय है और आज इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा।
नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा की आलमनगर विधानसभा सीट चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने वीआईपी के उम्मीदवार नवीन कुमार को करीब 55,000 वोटों से मात दी है। नरेंद्र नारायण यादव ने आलमनगर से लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की है। तो आज औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। नरेंद्र नारायण ही होंगे उपाध्यक्ष, क्योंकि उन्होंने ही केवल नामांकन भरा है, तो जाहिर तौर पर वही बनेंगे डिप्टी स्पीकर। सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं नरेंद्र नारायण यादव, डिप्टी सीएम होंगे। केवल नरेंद्र नारायण यादव ने ही नामांकन किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से आज देश की सियासत गर्मा गई है। रक्षा मंत्री सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता मार्च के तहत वडोदरा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे रक्षा मंत्री, और इसी दौरान सरदार पटेल के व्यक्तित्व की मिसाल देते हुए उन्होंने पंडित नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। अब उनके बयान पर सियासत गर्मा गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू की ये मुराद पूरी नहीं होने दी। ये बयान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनी। राजनाथ ने कहा, सरदार पटेल एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। इस बयान के जरिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी निशाने पर ले लिया। राजनाथ सिंह के बयान को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुद्दे से भटकाने की कोशिश करार दिया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा न हो। तो वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे हिंदू मुस्लिम वाली सियासत का नाम दिया। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर अक्सर आरोप लगाती है कि वो तथ्यों के इतिहास बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह के बयान का सोर्स भी बता दिया। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। राजनाथ सिंह ने इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल नाम की किताब के हवाले से ये बयान दिया। उस किताब में यह भी साफ लिखा है कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भी एक ट्रस्ट का गठन किया गया था। मंदिर निर्माण पर सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया, जबकि नेहरू जनता के पैसे से धार्मिक स्थल का निर्माण कराना चाहते थे। राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और सियासत का पारा अब और चढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में देवताओं के बारे में भी एकमत नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हिंदू धर्म का नाश करना चाहती है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు, 3 కోట్లు ఉండ్రా, ఎందుకు नहीं? पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। मंगलवार को हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुछ ऐसा बोल गए जो विवाद का कारण बन गया। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు, 3 కోట్లు ఉండ్రా, ఎందుకు नहीं? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటానికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉన్నావునా?
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हैं? इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है, हनुमान। 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है। इस तरह देवताओं के बारे में भी कोई एक मत नहीं है। रेवंत रेड्डी के इसी बयान से बीजेपी आग बबूला हो गई और कांग्रेस पर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। क्या आप कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो? सहयोगी दलों के नेता भी इस बयान से असहज दिखे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने रेवंत के शब्दों से खुद को किनारा कर लिया। हम सभी धर्मों के, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो फिर ये गिरजाघर हो, मैं सबका समर्थन करता हूं। कौन क्या बयान देता है उस पर बोलना हमारा उचित नहीं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के मुखिया रेवंत रेड्डी के बयान पर सियासत सुलग गई है। बीजेपी कांग्रेस नेता से माफी की मांग कर रही है और पूछ रही है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर वार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच देखिए पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां एनकाउंटर पर बोले हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। तो जरूरत है तो 3 नहीं 300 एनकाउंटर हो। बिहार में कानून मजबूती से काम कर रहा है, तो गृह मंत्री मजबूती से डील करेंगे। आनंद ने ऐसे बयान दिए हैं। आपको बता दें, शिकंजा कसने पर बौखलाते हैं अपराधी। बक्सर से बीजेपी विधायक है आनंद मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर पर पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बोले हैं कि जरूरत अगर पड़ती है तो 3 नहीं 300 एनकाउंटर होंगे। इस तरह की घटनाओं में जब भी शिकंजा कसता है कानून का, तो बौखलाहट आ जाती है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकाउंटर क्यों हो रहा है। इनकाउंटर कब होता है? जब तक पुलिस और अपराधी आपस में मिल के रहेंगे तो तुम भी खुश, हम भी खुश, आराम से रहो। कोई इनकाउंटर नहीं, कोई बौखलाहट नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पुलिस टाइट होती है, प्रशासन टाइट होता है, वो बौखलाहट में अटैक करना शुरू करते हैं। ऐसी चीजें करेंगे जिससे प्रशासन पर प्रेशर है और तब गोलियां चलती हैं। मुझे तो लगता है 3 नहीं 300 हो जाए अगर जरूरत है तो। लेकिन कानून अपनी मजबूती से और जिस मैंडेट को लेके लोगों ने भेजा है, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था और हमारे सम्राट जी जब इसके गृह मंत्री हैं, तो बिलीव मी मजबूती से, बहुत मजबूती से इस चीज को डील करेंगे। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, अभिभाषण के दौरान खराब माइक का ये मामला है और इस मामले में स्पीकर प्रेम कुमार का सख्त रुख। कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। भवन निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी है। 24 घंटे में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया गया है। आज शाम 3 बजे स्पीकर के साथ बैठक होने वाली है। तो आपको बताते चलें, बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही माइक खराब हो गई थी, आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही थी। कल जब 11:30 बजे अभिभाषण की शुरुआत हुई थी, तो आपने देखा था कि आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही थी और इस वजह से काफी दिक्कत हुई थी। तो ऐसे में ये जो मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर दोषियों पर कार्रवाई की जाने की बात की जा रही है। भवन निर्माण विभाग से रिपोर्ट भी मांगी गई है और 24 घंटे में अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया है, क्योंकि अब बिहार विधानसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के दौरान माइक खराब होने की जो घटना है, इस पर स्पीकर प्रेम कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी बीच देखिए पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने रामलीला मैदान में महारैली के लिए नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक। एसआईआर को लेकर के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होनी है महारैली और कांग्रेस ने 40 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। 5 दिसंबर को सभी पर्यवेक्षकों की ये बैठक भी बुलाई गई। सदाकत आश्रम में होगी पर्यवेक्षकों की बैठक। सभी पर्यवेक्षकों को रैली के लिए लोग जुटाने का जिम्मा भी दिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने रामलीला मैदान में महारैली के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। एसआईआर को लेकर के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को यह महारैली होने वाली है।
खबर सासाराम से, जहां कोचस में दिन भर उत्पात मचाने वाले तेंदुआ को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद देर शाम तेंदुआ को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान कई वनकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में कराया गया। बता दें कि कोचस में रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है। इसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तेंदुआ को एक बड़े पिंजरे में बंद किया गया। तेंदुए को सासाराम लाया गया है। और सासाराम की सौर बाजार थाना पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि थाना अध्यक्ष ने पिटाई के आरोप को गलत बताते हुए नियम के अनुसार कार्रवाई की बात कही है। मार के काल के खरीदा है तो खरीदा है। अब हमरा या न्याय चाहिए, हमरा दूगो लड़की चाहिए। रोती बिलखती, आरोप लगाती और न्याय मांगती, ये हैं रंभा देवी। सहरसा की रंभा देवी ने सौर बाजार थाना पुलिस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। सौर बाजार वाला पुलिस आरोप लगाया है थाने में अपने पति की पिटाई और पिटाई के चलते हुई मौत की। 2 लाख रुपया कौन मांग रहा था? तो पुलिस वाला। काहे मांग रहा था? कुमार मांग रहा। काहे मांग रहा था? मार के काल के खरीदा है तो खरीदा है। एगो छोरा को पकड़ के लाग ले, ओकरो हाथ कूट करके मार लेता है। मृतक के घर वालों का आरोप है कि कबाड़ी व्यवसायी मनोज शाह को 27 नवंबर को पुलिस चोरी का सामान खरीदने के आरोप में थाने ले गई, जहां उसकी पिटाई की गई। अगले दिन छोड़ जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। तो मैं सौर बाजार के थाना वाले मेरे भाई को उठा के ले गए पूछताछ के नाम पे, जहां उनके बेरहमी से पिटाई किया गया और 28 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया और 29 तारीख को हम लोग सदर अस्पताल में भैया को भर्ती कराए, जो कि बहुत पोजीशन खराब था, पैर में सूजन था। हालांकि थानाध्यक्ष ने पिटाई के आरोप को गलत बताया है और कहा है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो कानून के मुताबिक ही की गई है। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे हुई मनोज शाह की मौत? क्या पुलिस पिटाई के बाद बिगड़ी मनोज की तबीयत? अगर पिटाई नहीं हुई तो घर वालों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप क्यों लगाया? और अगर मृतक के घर वालों के आरोप सच हैं, तो क्या पुलिस पर लगे पिटाई के आरोप की जांच होगी? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। बिहार में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम हो रही है। भोजपुर जिले के कोइलवर में स्थित बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान अब न सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए वरदान बन रहा है, बल्कि सैकड़ों जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी है। आलीशान नया भवन, आधुनिक सुविधाएं, लावारिस मरीजों का मुफ्त इलाज और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब एक ही छत के नीचे। इसका पूरा श्रेय जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरगामी विजन को। बिहार का इकलौता सरकारी मानसिक अस्पताल, कभी पुराना जर्जर भवन, भीड़भाड़ और संसाधनों की कमी, लेकिन आज यही अस्पताल देश के सबसे आधुनिक मानसिक चिकित्सालयों में शुमार हो रहा है। 321 बेड का ये भवन देखते ही बनता है। अभी 180 बेड पूरी तरह चालू हैं और बाकी जल्द ही शुरू होने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात है, यहाँ पर इलाज सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने से आए मानसिक रोगी का मुफ्त इलाज होता है। अस्पताल में मेडिकल संबंधित कार्यों के अलावा सभी तरह के कार्य, चाहे वो किचन संभालना हो, साफ सफाई का जिम्मा हो, मरीजों के वार्ड में हॉस्पिटैलिटी संबंधित सभी कार्य जीविका दीदी द्वारा किया जा रहा है। इससे जीविका दीदियों का सशक्तिकरण हो रहा है। नीतीश कुमार के विजन से बदलती तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बिहार में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम हो रही है। भोजपुर जिले के कोइलवर में स्थित बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान तो अब न सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए वरदान बन रहा है, बल्कि सैकड़ों जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का एक जरिया भी है। आलीशान नया भवन, आधुनिक सुविधाओं से लैस लावारिस मरीजों का यहाँ पर मुफ्त में इलाज होता है और महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है इसके जरिए। और ये सब हो रहा है एक ही छत के नीचे।
इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरगामी विजन को। बिहार का इकलौता सरकारी मानसिक अस्पताल ये है। कभी पुराना जर्जर भवन होता था, भीड़ भाड़ और संसाधनों की कमी होती थी, लेकिन आज यही अस्पताल देश के सबसे आधुनिक मानसिक चिकित्सालयों में शुमार हो रहा है। 30% ऑक्यूपेंसी रेट रहता है। पूरे बिहार के जितने लावारिस मरीज हो, होमलेस है या प्रिजनर हो, और जनरल पेशेंट को भी हम लोग एडमिट करते हैं। सारे कोर्ट से, पुलिस से, सब सारे जगह से हमारे यहाँ संस्थान में मरीज आते हैं। मरीजों को यहाँ पे मुफ्त में डॉक्टरी सलाह, जितने जांच होते हैं, मनोवैज्ञानिक जांच, ईजी, पैथोलॉजी, सारे जांच मुफ्त में होते हैं। सारी दवाइयाँ यहाँ पे इनको मुफ्त में मिलती हैं। जो मरीज़ भर्ती होते हैं उनको मुफ्त में खाना, कपड़ा, पहना, लत्ता, जांच, जितना रिक्रिएशन का सामान, सब चीज़ रहता है। मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल है। हम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में 2 जीविका के यूनिट चलते हैं। एक जीविका दीदी की रसोई चलती है, जिसमें हमारी लगभग 20 से 25 जीविका की दीदियाँ कार्यरत हैं, और वो लोग तीनों टाइम यहाँ पर जितने पेशेंट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, और एक कैंटीन भी अलग से चल रही है, उन सभी को ये लोग भोजन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस पूरे हॉस्पिटल की लॉन्ड्री और हाउस कीपिंग के लिए भी जीविका के द्वारा ही सारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 45 जीविका की दीदियां कार्यरत हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।